नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भूस्थानिक डेटा के उदारीकृत दिशा निर्देशों की घोषणा की है। आपको बता दें कि वर्तमान में भूस्थानिक डेटा के संग्रहण, भंडारण, उपयोग, विक्रय, प्रसार और मानचित्रण पर कठोर प्रतिबंध आरोपित है। इन विनियामक प्रतिबंधों की वजह से मानचित्र प्रौद्योगिकियों में भारतीय नवाचार में बाधा उत्पन्न हुई है। अब क्षेत्रक पर से विनियमन समाप्त कर दिया जाएगा और स्वीकृति इत्यादि जैसी प्रक्रियाओं की भी आवश्यकता नहीं होगी। आइए अब जानते हैं मुख्य दिशा निर्देशों को। भारतीय संस्थाओं को मानचित्रों सहित भूस्थानिक डेटा और भूस्थानिक डेटा सेवाओं के अधिग्रहण और सृजन के लिए पूर्व अनुमोदन, सुरक्षा अनुमोदन और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। केवल भारतीय इकाइयां क्षैतिज रूप से 1 मीटर और लंबवत रूप से 3 मीटर से महीन भूस्थानिक डेटा को स्वयं निर्मित और संग्रहित कर सकती है। विदेशी संस्थाएं इस प्रकार के महीन डेटा के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकती हैं, किंतु इनका स्वामित्व नहीं रख सकती। संवेदनशील विशेषताओं की नकारात्मक सूची होगी जिसे विनियमन की आवश्यकता होगी। निषिद्ध क्षेत्रों की कोई नकारात्मक सूची नहीं होगी। आइए अब जानते हैं डेटा के लिए उदारीकृत दिशा निर्देशों के महत्व को। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना और सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं को एक समान परिस्थितियां प्रदान करना, वैश्विक मानचित्रण परिवेश में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय कंपनियों को सक्षम करना। आपको बता दें कि भारत वर्तमान में मानचित्रण प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के लिए विदेशी संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए ये आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों को सहायता प्रदान करेगा। आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित होगी। संसाधनों का बेहतर नियोजन और प्रबंधन होगा। यदि भूस्थानिक डेटा के बारे में बात करें तो भूस्थानिक डेटा में प्राकृतिक या मानव निर्मित, भू सतह से ऊपर या नीचे की भौतिक या काल्पनिक विशेषताओं के बारे में डेटा होता है। इसके साथ सीमाएं, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, प्राकृतिक घटनाएं, गतिशीलता संबंधी डेटा, मौसम प्रतिरूप, सांख्यिकीय जानकारी आदि के बारे में भी डेटा शामिल होता है। ये स्थान की जानकारी, विशेषता आधारित जानकारी और लौकिक जानकारी को शामिल करता है। भूस्थानिक डेटा पर नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी में लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग, मोबाइल फोन सेंसर आदि शामिल हैं। इसमें सामान्य तौर पर सड़क अवस्थिति, रेल लाइन, जल निकाय आदि जैसे लोकहित और सार्वजनिक सुविधाओं की जानकारी शामिल होती है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति को एक जीवंत और लचीले यूसीबी क्षेत्र के निर्माण के लिए एक विजन दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया है। इसके साथ ही ये यूसीबीज के त्वरित सुधार एवं समाधान के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए भी कार्य करेगी। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यूसीबीज के लिए किए गए विनियामक उपायों का पर्यवेक्षण करेगी और यूसीबी के लिए विभेदक विनियमों की आवश्यकता का भी मूल्यांकन करेगी। इससे पहले संसद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया था। ये सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और सहकारी समितियों की बैंकिंग गतिविधियों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सशक्त करने का प्रयास करता है। इससे पहले सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते थे। आइए अब यूसीबीज द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को जानते हैं। यूसीबीज के प्रबंधन के मुद्दे कभी कभी निहित राजनीतिक हितों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यूसीबीज पर भारतीय रिजर्व बैंक का विनियमन अन्य बैंकों की तरह कठोर नहीं है। ये अधिकांशतः एकल शाखा बैंक हैं और इनके साथ सहसंबद्ध परिसंपत्ति जोखिम की समस्या है। यदि स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने की समस्या उत्पन्न हो जाए तो पूरा बैंक धराशायी हो सकता है। छोटे वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। कुशलता का अभाव जैसे लागत को निम्न रखने के लिए स्थानीय लोगों को नियोजित करना आदि। आइए अब यूसीबीज के बारे में जानते हैं। यूसीबीज शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को संदर्भित करते हैं। वे या तो संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं। यूसीबीज या तो अनुसूचित या गैर अनुसूचित होते हैं। अनुसूचित और गैर अनुसूचित भी 2 प्रकार के होते हैं। बहुराज्यीय 1 से अधिक राज्यों में कार्यशील और एकल राज्यीय 1 राज्य में कार्यशील। वर्तमान में 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्य सहकारी बैंक हैं।
अगली खबर खाद्य एवं पोषण से संबंधित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत पहलें। इसके अंतर्गत आरंभ की गई पहलों में शामिल हैं अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज, फार्म मशीनरी, उपकरण आदि का वितरण किया जा रहा है। कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पौध संरक्षण और पोषक तत्व प्रबंधन किया जा रहा है। किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिक संस्करण इकाइयां 2020-21 से स्थापित की जा रही हैं। किसानों को कृषिगत प्रथाओं, फसल तंत्र के प्रदर्शन आदि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को वर्ष 2007-08 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत कई उपाय शामिल हैं, जैसे क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि, मृदा की उर्वरता और उत्पादकता की पुनर्स्थापना करना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। वर्तमान में इसके उपघटक भी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, NFSM मोटे अनाज, NFSM पोषक अनाज और NFSM वाणिज्यिक फसलें। वित्त पोषण प्रतिरूप की बात करें तो वर्ष 2015-16 से मिशन को केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40 के अनुपात में, केंद्र एवं पूर्वोत्तर तथा 3 पहाड़ी राज्यों के बीच 90 और 10 के अनुपात में साझाकरण प्रतिरूप पर लागू किया जा रहा है। आइए इसके परिणामों पर नजर डालते हैं, जो कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 के बीच आंकड़ों पर आधारित हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन 252.02 मिलियन टन से बढ़कर 296.65 मिलियन टन हो गया। खाद्यान्नों की उत्पादकता 2028 किलोग्राम या हेक्टेयर से बढ़कर 2325 किलोग्राम या हेक्टेयर हो गई है। दलहन उत्पादन में 17.15 मिलियन टन से 23.15 मिलियन टन तक की वृद्धि संभव हो सकी। सूक्ष्म पोषक तत्वों, जैव उर्वरकों और एकीकृत कीट प्रबंधन के साथ 100 लाख से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया। हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य से 2,74,600 पंप सेट, 1,26,967 स्प्रिंकलर इत्यादि वितरित किए गए थे। अगली खबर MSME क्षेत्र से संबंधित है। पिछले 5 वर्षों की अवधि में देश में 1 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत किए गए हैं। MSME क्षेत्र 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। ये क्षेत्र 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। इस प्रकार ये सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% और देश के कुल निर्यात में लगभग 50% का योगदान कर रहा है। MSME ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण में भी सहायता करते हैं। इससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है तथा राष्ट्रीय आय और धन के अधिक समान वितरण की संभावना उत्पन्न होती है। MSME क्षेत्र के सम्मुख विद्यमान चुनौतियां: भौतिक बुनियादी ढांचे से संबद्ध बाधाएं, औपचारिकता की अनुपस्थिति, प्रौद्योगिकी अपनाने में मौजूद निष्क्रियता, क्षमता निर्माण, पूर्वापार संबंध यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ऋण और जोखिम पूंजी तक पहुंच की कमी, लंबित भुगतान की समस्या, निष्क्रिय उद्यमों का सुधार आदि। आइए अब जानते हैं MSME क्षेत्र के लिए की गई पहलें। MSME की परिभाषा में संशोधन किया गया है। निर्यात कारोबार को पहले की कारोबार सीमा में नहीं माना जाएगा। उद्यम पंजीकरण पोर्टल वर्ष 2020 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य उद्यमियों के लिए लेन देन के समय और लागत को कम करना और व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत संपार्श्विक यानी कोलेट्रल मुक्त स्वचालित ऋण, फंड ऑफ फंड्स योजना आदि के रूप में राहत प्रदान की गई है। MSMEs की शिकायतों का निवारण करके, उन्हें प्रोत्साहित करके और संपूर्ण व्यावसायिक अवधि के दौरान उन्हें सहायता प्रदान करके छोटी इकाइयों को बड़ा बनाने के उद्देश्य से चैंपियंस पोर्टल आरंभ किया गया है। पटसन कृषकों के लिए प्रमाणित पटसन बीज वितरण कार्यक्रम और जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। किसानों को प्रमाणित बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपनी आय और उत्पादकता बढ़ा सकें और पटसन आधारित विविध और तकनीकी वस्त्र उत्पादों में योगदान कर सकें। भारत में पटसन या गोल्डन फाइबर मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय और त्रिपुरा में उत्पादित किया जाता है। भारत कच्चे पटसन और पटसन से निर्मित उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कच्चे पटसन में वैश्विक उत्पादन की 50% और पटसन से निर्मित उत्पादों का 40% से अधिक योगदान देता है। अन्य प्रमुख पटसन उत्पादक देश बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड हैं। पटसन में उच्च तन्यता क्षमता, ध्वनिक और तापावरोधन यानी थर्मल इंसुलेशन,
वायु पारगम्यता यानी ब्रीदेबिलिटी, निम्न विस्तारशीलता, कृत्रिम और प्राकृतिक फाइबर दोनों में सम्मिश्रण में सुगमता और स्थैतिक विद्युत रोधी गुण आदि मौजूद होते हैं। आइए अब जानते हैं इसके प्रमुख चुनौतियों के बारे में। अप्रचलित या पुरानी हो चुकी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधीकरण की कमी, कच्चे माल का अभाव आदि। पटसन उद्योग के लिए किए गए उपाय। पटसन सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग करने के लिए वर्तमान में न्यूनतम 100% खाद्यान्न और न्यूनतम 20% चीनी को अनिवार्य रूप से पटसन के बोरों में पैक किया जाता है। पटसन न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र में शामिल है। प्रमाणित बीजों के उपयोग और वैज्ञानिक तकनीक को अपनाने के लिए जूट आई केयर यानी जूट इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, वाणिज्यिक फसल कार्यक्रम, इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पटसन विकास किया जाएगा। आइए अब जानते हैं पटसन उगाने के लिए जलवायवीय और मृदा संबंधी आवश्यकताओं के बारे में। पटसन की फसल को 24 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में उतार चढ़ाव के साथ आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे न्यूनतम 1000 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। पटसन की कृषि चिकनी मृदा से लेकर रेतीली दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन दोमट जलोढ़ मृदा इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लेटेराइट और बजरी युक्त मिट्टी इस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। पर्याप्त गहराई युक्त नई धूसर जलोढ़ मिट्टी, जिसे वार्षिक बाढ़ से गाद प्राप्त होती है, पटसन की खेती के लिए सर्वोत्तम है। पटसन की बुआई का समय मानसून पूर्व वर्षा और अवशिष्ट नमी की उपलब्धता और विविधता के आधार पर क्षेत्रवार अलग अलग हो सकता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। संदेश, ये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रारंभ किया गया एक त्वरित संदेश प्लेटफॉर्म है। प्रारंभ में संदेश का उपयोग केवल सरकारी अधिकारी करते थे, लेकिन अब इसे सामान्य जन के लिए भी जारी किया गया है। इसमें एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा प्रदान की गई है, जो उपयोगकर्ता को किसी संदेश को गोपनीय के रूप में चिन्हित करने की अनुमति प्रदान करती है। इसके साथ ही ये प्राप्तकर्ता को ये सूचित करने की भी अनुमति देगा कि संदेश को अन्य के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। इसे सरकारी रणनीति के हिस्से के रूप में भारत निर्मित सॉफ्टवेयर के उपयोग पर बल देने और स्थानीय रूप से विकसित उत्पादों के तंत्र के निर्माण के लिए आरंभ किया गया था। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट DIU संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दूरसंचार संसाधनों से संबंधित वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की त्वरित जांच और समाधान के लिए DIU को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। DIU जांच में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय स्थापित करेगा। इसके अलावा लाइसेंस सेवा क्षेत्र स्तर पर टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन टेफकॉप प्रणाली भी विकसित की जाएगी। साथ ही ये डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में लोगों के विश्वास को दृढ़ता प्रदान करेगा और वित्तीय डिजिटल लेन देन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग एक दशक में लक्जमबर्ग से संबंधित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों में 10 गुना वृद्धि हुई है। लक्जमबर्ग यूरोप का एक प्रसिद्ध कर अधिकार क्षेत्र है, जो कर्मचारियों और कार्यालयों के बिना कार्य करने वाली हजारों छद्म कंपनियों का केंद्र है। भारत में पंजीकृत FPIs के लिए शीर्ष गंतव्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, लक्जमबर्ग, कनाडा, आयरलैंड और मॉरिशस। FPI निवेश का एक रूप होता है जिसके अंतर्गत निवेशक अपने देश के बाहर स्थित संपत्ति और प्रतिभूतियों का स्वामित्व रखते हैं। इन निवेशों के अंतर्गत स्टॉक, बंधपत्र, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या म्यूचुअल फंड शामिल हो सकते हैं। कार्लापट वन्य जीव अभयारण्य, ओडिशा। पिछले 14 दिनों में इस अभयारण्य में 6 हाथियों की रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया से मृत्यु हो गई है। रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया एक संक्रामक जीवाणु रोग है जो जानवरों को दूषित जल या मृदा के संपर्क में आने पर संक्रमित करता है। कार्लापट वन्य जीव अभयारण्य कालाहांडी जिले में अवस्थित है। ये अभयारण्य तेंदुए, गौर, सांभर, नीलगाय, भौंकने वाले मृग, माउस, हिरण, सॉफ्ट क्लॉ, ओटावा आदि जैसे वन्य जीवों से समृद्ध है। अभयारण्य के निकट ही फुरलीझरन जलप्रपात स्थित है। डॉक्टर ओंकोजो इवेला। डॉक्टर ओंकोजो इवेला एक नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं। वे विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला और प्रथम अफ्रीकी हैं।
विश्व व्यापार संगठन अपने प्रमुखों को आम सहमति की प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त करता है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय मंचों में विश्व व्यापार संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और वार्ताओं को सुलभ बनाते हैं। इसके अलावा महानिदेशक सचिवालय के प्रमुख और विश्व व्यापार संगठन प्रणाली के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रधानमंत्री ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 809वें उर्स के अवसर पर चादर भेंट की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक फारसी सूफी संत थे। इन्होंने दक्षिण एशिया में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की और इस्लामिक सूफी रहस्यवादी परंपरा के प्रसार में योगदान दिया। उन्हें गरीब नवाज या गरीबों के हितैषी के रूप में भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने राजस्थान के अजमेर में उनकी एक दरगाह का निर्माण करवाया था। बाद में मुगल सम्राट हुमायूं ने इसका विस्तार करवाया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।